ये अहमद है। ये हर रोज एक रास्ते से गुजरकर अपने स्कूल जाता है, लेकिन अहम बात ये है कि अहमद जिस रास्ते से गुजरकर अपने स्कूल की तरफ जाता है उस पर एक दीवार है। अब वो दीवार अहमद के कद और उसकी उम्र के हिसाब से काफी छोटी है, इसी वजह से अहमद काफी आसानी से उसे फलांग कर अपने स्कूल चला जाता है। लेकिन फिर एक दिन अहमद सुबह अपने घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, उसी रास्ते पर आता है, लेकिन फिर वो उस दिन देखता है कि वो दीवार उस दिन काफी ऊंची हो चुकी है। अब अहमद का कद और उसकी उम्र कम है, इसीलिए वो इस दीवार को आसानी से फलांग नहीं सकता। वो पहले दिन कोशिश करता है लेकिन नहीं फलांग पाता और नाकाम लौट जाता है। दूसरे दिन भी कोशिश करता है लेकिन वो फलांग नहीं पाता और नाकाम वापस लौट जाता है। अब तीसरा दिन आता है, अहमद एक दफा फिर कोशिश करता है कि वो इस दीवार को फलांग जाए। उसकी कोशिश कामयाब होती है और वो उस दीवार के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद अहमद के हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अब यहां से क्या करूं, अब आगे की तरफ छलांग लगाऊं या फिर पीछे की तरफ उतर जाऊं। अब अहमद उस दीवार से आगे की तरफ उतर पाया या फिर नहीं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन आइए उससे पहले अहमद की इस कहानी को T20 वर्ल्ड कप 2026 से जोड़कर देखते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को फंसा लिया। पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर्स में 29 रन की जरूरत थी और हर किसी को यही लगता था कि पाकिस्तान ये रन नहीं बना पाएगा, लेकिन पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद फहीम अशरफ क्रीज पर खड़े थे। फहीम अशरफ एक छक्का जरूर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक कैच भी उठ जाता है, लेकिन मैक्स और डाउड वो कैच ड्रॉप कर देते हैं और नीदरलैंड्स वो मैच भी हार जाता है। इसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच में यूएसए की टीम इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप को घुटनों पर लाने में कामयाब हो जाती है। इंडिया 77 रन पर अपनी 6 विकेटें गंवा चुका था, लेकिन फिर यूएसए से गलती होती है कि वो सूर्य कुमार यादव का कैच ड्रॉप कर देते हैं और सूर्य कुमार यादव एक विनिंग नॉक खेल जाते हैं। उसी T20 वर्ल्ड कप के एक और मैच में नेपाल की टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट 187 रन का टारगेट चेज करने के लिए बहुत करीब पहुंच जाती है, इतना करीब कि अब आखिरी ओवर में उन्हें सिर्फ 10 रन की जरूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेपाल वो 10 रन चेज नहीं कर पाता। अब मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स दी और उससे पहले अहमद की कहानी सुनाई। अब अहमद की कहानी और इन तीनों एसोसिएट टीम्स की कहानी काफी सिमिलर है, क्योंकि चारों ही अपनी मंजिल पर पहुंचकर या फिर अपनी मंजिल के बहुत करीब जाकर वहां से शिकस्त खा गए। मगर क्यों, आखिर क्यों ये एसोसिएट नेशंस किसी बड़ी क्रिकेट नेशन के अगेंस्ट जीतने के बहुत करीब तो जाती हैं लेकिन जीत नहीं पाती? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ऐसा होता क्यों है? अगर आपने कभी सोचने की कोशिश की भी हो तो आपको सीधा सा जवाब दे दिया जाता है कि ये टीम्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर ये टीम्स प्रेशर हैंडल क्यों नहीं कर पाती। कोई बेशक ना बताए, लेकिन मैं हूं ना बताने के लिए। आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन एसोसिएट नेशंस की बड़े क्रिकेट नेशंस के अगेंस्ट प्रेशर हैंडल ना कर पाने की असली वजह क्या है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे असली कसूरवार आखिर कौन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसकी सबसे पहली रीजन है लैक ऑफ एक्सपोजर। आपको याद है एक वीडियो के शुरू में मैंने आपको अहमद की कहानी सुनाई थी कि वो बहुत ही आसानी से छोटी दीवार को तो फलांग जाता था, लेकिन जब उसके सामने एक बड़ी दीवार आई तो ऊपर चढ़कर उसके हाथ पांव फूलने लगे। मैंने आपको उसका एंड रिजल्ट नहीं बताया था, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये है कि अहमद वो दीवार नहीं फलांग पाया और किसी और ने आकर अहमद को उस दीवार से वापस नीचे उतारा, मतलब कि अहमद आखिरकार नाकाम हुआ। मगर ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से। अहमद हर रोज एक छोटी दीवार फलांगता था, लेकिन जब उसके सामने एक दिन बड़ी दीवार आ गई तो अहमद के पास उस दीवार को फलांगने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसी वजह से अहमद उस दीवार को फलांगने में नाकाम हो गया। अब ऐसा ही कुछ हमारी एसोसिएट नेशंस के साथ भी होता है। ये एक दूसरे के साथ पूरा साल क्रिकेट खेलते रहते हैं, लेकिन जैसा ही कोई भी बड़ा आईसीसी इवेंट जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आता है तो इन टीम्स को बड़ी क्रिकेट नेशंस को फेस करना पड़ता है, जिनको फेस करने का इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता। क्या आपको याद है कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने एसोसिएट नेशंस जैसे कि नीदरलैंड्स, नेपाल, नामीबिया और यूएसए के साथ आखिरी दफा एक बायलैटरल सीरीज कब खेली थी? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कभी इनके साथ बायलैटरल सीरीज खेली ही नहीं। इंग्लैंड ज्यादा से ज्यादा स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड के साथ सीरीज खेल लेता है
ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल स्कॉटलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज खेली और इंडिया ने तो अपने आप को इन छोटी टीम्स के साथ खेलने से बरी जिम्मा कर रखा है। 2024 में इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक T20 सीरीज खेली थी और ना तो उससे पहले और ना उससे बाद इंडिया ने किसी भी छोटी टीम के अगेंस्ट कोई भी बायलैटरल सीरीज कभी खेली ही नहीं। हमें ये तो मालूम है कि अफगानिस्तान ने पिछले 3 से 4 सालों में क्रिकेट में एकदम से रैपिडली राइज किया है, लेकिन उसके पीछे आपको पता है सबसे बड़ी रीजन क्या है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी क्रिकेट नेशंस के साथ बैक टू बैक बायलैटरल सीरीज खेली है। इसकी वजह से अफगानिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उनका एक्सपोजर बड़ा है। जब इन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कंपीट करने का एक्सपीरियंस अफगानिस्तान के पास हुआ तो इन्होंने बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जैसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीम्स को हरा भी दिया। अब पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और किसी हद तक न्यूजीलैंड, ये पांचों के पांचों इन एसोसिएट नेशंस के साथ कुछ ना कुछ बायलैटरल सीरीज एक आधे साल के बाद खेल लेते हैं। लेकिन इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल ही कसम खा रखी है कि वो तो कम से कम 2 से 3 साल के बाद एक आधी बायलैटरल सीरीज खेलकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इनके ऐसा करने के पीछे रीजन साफ सीधी सी है कि इन एसोसिएट नेशंस के साथ खेलने पर उतने ज्यादा पैसे नहीं बनते, इसी वजह से इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ मैचेस नहीं खेलती। अब ऐसे में आईसीसी क्या कर सकता है? तो आईसीसी ये कर सकता है कि वो इन बड़ी क्रिकेट नेशंस जैसे इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को पुश करे कि वो इन एसोसिएट नेशंस के साथ कम से कम साल में 1 से 2 बायलैटरल सीरीज तो खेले ही। अब ऐसा करने से यानी कि बड़ी क्रिकेट नेशंस को इन एसोसिएट नेशंस के साथ ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने पर फोर्स करने से जहां पर एक बड़ा फायदा ये होगा कि इन एसोसिएट नेशंस का एक्सपोजर बढ़ेगा, वहीं पर उसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा फायदा ये भी होगा कि इन क्रिकेट बोर्ड्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जब 2 एसोसिएट नेशंस एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं तो ना तो उसे इतनी ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है और ना ही स्पॉन्सरशिप। इसकी वजह से उस मैच से उतना ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाता। लेकिन जब एक एसोसिएट नेशन किसी बड़े क्रिकेट नेशन जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ खेलेगी तो फिर जाहिर सी बात है उस मैच को व्यूअरशिप भी ज्यादा मिलेगी और उस मैच में स्पॉन्सर्स भी ज्यादा आएंगे, और जब स्पॉन्सरशिप ज्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है उस मैच से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और जब अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा तो इन क्रिकेट बोर्ड्स की अर्निंग बढ़ेगी और इनका आईसीसी के रेवेन्यू शेयर से डिपेंडेंसी भी कम होगी। क्योंकि आईसीसी के रेवेन्यू शेयर से तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर को बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद है ना, कुछ दिन पहले नमीबिया के कैप्टन जिरार्ड इरास्मस का ये स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास नमीबिया में फ्लड लाइट्स की सहूलत ही मौजूद नहीं है। मतलब कि एक स्टेडियम में फ्लड लाइट्स एक बेसिक सी फैसिलिटी होती है, लेकिन नमीबिया में प्लेयर्स को वो भी अवेलेबल नहीं। अब आईसीसी को भी चाहिए कि थोड़े से होश के नाखून ले और इन कंट्रीज का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज करे। अब जब आईसीसी का रेवेन्यू शेयर भी इंक्रीज होगा और बायलैटरल सीरीज से भी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट होगी तो ये क्रिकेट बोर्ड जाहिर सी बात है अपने प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे, और जब उन प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही होंगी तो जाहिर सी बात है वो प्लेयर्स बड़ी टीम्स के साथ अच्छे तरीके से compete भी कर पाएंगे। और पिछले कुछ टाइम से क्रिकेट के अंदर ये जो इनकम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है उसे भी खत्म किया जा सकेगा और क्रिकेट एक दफा फिर से कम्पिटिटिव हो पाएगी। तो ये तो थी चंद रीजंस जिनकी वजह से एसोसिएट नेशंस बड़ी क्रिकेट नेशंस के साथ compete नहीं कर पाती। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और रीजन भी हो सकती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।